हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एक नेचुरल फिनोमेना जो आप 6th क्लास से पढ़ते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके बारे में हम बहुत ही कंसेप्चुअल थिंकिंग में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ऑलवेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके टीचिंग एलिजिबिलिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्चुअल थिंकिंग उसके लिए डेवलप करना जरूरी है। आप डायरेक्टली उसे रट भी सकते हो, लेकिन उसके लिए कंसेप्चुअल थिंकिंग से आप उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे ऑलवेज के लिए याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्लास 12th का चैप्टर जो सबसे लास्ट में है, इकोलॉजी में ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो क्या है? बेसिकली ये नेचुरल फिनोमेना है, कोई आर्टिफिशियल यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये पॉल्यूशन से होने वाली घटना। ये नेचुरल फिनोमेना है और इसका मेन वर्क होता है आपका पृथ्वी का, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एवरेज 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेंटेन करके रखता है। अगर ये नहीं होगा, अगर ये आपकी जो परिघटनाएं नहीं होगी तो आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक पहुंच जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है एवरेज, जैसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड हम बोल रहे हैं, गर्म करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, अब इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों पड़ा? तो देखिए, अगर हम शीत ऋतु में जो विंटर में आप जो देखते होंगे ग्रीन हाउस जो होते हैं, ग्रीन हाउस उसमें एक ग्लास पैनल होता है ऊपर, और उसमें भूमि की लेयर पे, आपकी सॉइल लेयर पे कुछ हर टाइप की जो खेती की जाती है, उसमें देखा होगा आपने एक ग्लास का पैनल लगा हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें जो सनलाइट आएगी वो यहीं पे ट्रैप हो जाएगी, ये वापस नहीं जा पाएगी। ठीक है, अब इसी में स्टोर होती रहेगी। इसकी वजह से आपकी CO2 का इंक्रीजमेंट होता है, और CO2 इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, यानी कि ये एक तरह से CO2 इनके लिए फर्टिलाइजेशन की तरह काम करती है, क्योंकि इनकी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, तो इस वजह से इनका फर्टिलाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलता है और इनकी प्रोडक्शन अच्छा होता है। लेकिन इनके लिए भी कैपेसिटी है, एक लिमिटेड कैपेसिटी तक ये से प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उसके बाद में इनके लिए भी ये नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम जो टेम्परेचर C4 जो प्लांट आपने पढ़े होंगे वो मोस्ट कैपेबल होते हैं CO2 के लिमिटेड कैपेसिटी को बेयर करने में। ठीक है, अब हम बात करें ग्रीन हाउस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये ग्लास पैनल में होता है और एक इसमें एनर्जी ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो इसीलिए प्रोडक्शन कैसा होगा, वो ग्रीन प्लांट का बढ़ रहा है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और यहीं आसपास इसके ट्रोपोस्फियर एक परत है हमारे वायुमंडल की। सबसे पहली परत होती है हमारे आसपास, जिसमें हमारी कई सारी गैसेस होती हैं, इसे बोलते हैं आप ट्रोपोस्फियर। ठीक है, जिसे आप बोलते हो क्षोभमंडल। अब ये मान लीजिए ये जो है लेयर यहां तक है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा इसी में आपके जितनी भी गैसें मिलती हैं वो हैं यहाँ पे जो बादल बनते हैं वो भी यहीं पे होते हैं। अब जैसे सन है आपका, ये सौर विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, हमारे पास सन है जो वो लाइट का बहुत ही अल्टरनेटिव सोर्स है, इससे कभी भी एनर्जी खत्म नहीं हो सकती है। अब इससे जो एनर्जी आएगी उसका 1/4 भाग है। अब देखना, मैं यहाँ पे एनर्जी डिवाइडेशन करूंगा, जो 1/4 भाग है इस ट्रोपोस्फियर में मिलने वाले क्लाउड्स और गैसों के द्वारा, क्लाउड एंड गैसों के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ये जो आ रही है इसे वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा 1/4 भाग, और 1/4 भाग है इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, 1/4 इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्लाउड्स और इन गैसों के द्वारा, और बचा हुआ आधा वो पृथ्वी तक पहुंचता है इन द अर्थ ट्रोपोस्फियर। हमारे एनवायरनमेंट में सूर्य से आने वाली विकिरणों का आधा भाग है हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगा। अब इस यहाँ पे ये ट्रैप हो जाएगा
और यहाँ पे ट्रैप होने के बाद में हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा। अब गर्म होगी हमारी पृथ्वी, तो ये भी एनर्जी है उत्सर्जित करेगी, ठीक है। क्योंकि हमेशा एनर्जी है वो हाई एनर्जेटिक सोर्स से लो एनर्जेटिक सोर्स तक जाती है एनर्जी, और वो हमेशा सुरक्षित रहती है। एनर्जी कंजर्वेशन का रूल आपने पढ़ा होगा। अब ये जो एनर्जी यहाँ से उत्सर्जित करेगी, एक्सक्रीट करेगी, वो कैसे एक्सक्रीट करेगी? ये एक्सक्रीट करेगी आपकी इंफ्रारेड के रूप में, ठीक है, जिन्हें आप बोलते हो अवरक्त विकिरणों के रूप में। हमारी पृथ्वी है वो गर्म होकर अवरक्त विकिरणों के रूप में विकिरणें उत्सर्जित करती है। अब ये जो विकिरणें जा रही हैं यहाँ पे मिलने वाले क्लाउड्स के द्वारा उसे रोक लिया जाता है। क्लाउड्स हो रहा हो जो आपकी जो परत में जो ग्रीन हाउस गैसेस मिलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये इसे यहाँ पे रोकेंगे और इसे वापस से पृथ्वी की तरफ भेज देंगे, वापस से पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देंगे। तो इससे ये वापस गर्म होगी, पृथ्वी और ज्यादा गर्म होगी, फिर ये इंफ्रारेड जो विकिरणों के रूप में वापस से उत्सर्जित करेगी, फिर किसी क्लाउड से या फिर गैसों के द्वारा इसे वापस से पृथ्वी की तरफ भेज दिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रम है चलता रहता है, ठीक है। इसी से हमारी पृथ्वी है गर्म होती रहती है। अगर यहाँ पे ये लेयर, अगर आप ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो बहुत ज्यादा इमिट कर रहे हो, बहुत ज्यादा उत्सर्जित कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे उनकी बहुत ज्यादा लेयरिंग होगी और वो उतनी ही मात्रा में आपकी पृथ्वी की तरफ ज्यादा तीव्र विकिरणों को उत्सर्जित करेंगे। तो जैसे आपकी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन है वो ऑलवेज हमें कम करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रोसेस होता है एक तरह से उसी तरह से होता है जैसे ये कार है, ठीक है, और ये कार है जिसके पूरे ग्लास हैं वो सभी बंद हैं और ये सनलाइट के नीचे खड़ी है। तो इसमें एनर्जी आ तो रही है लेकिन बाहर नहीं जा पा रही है, ठीक है, क्योंकि बाहर जाएगी तो चारों तरफ से बंदे से वापस से अंदर पहुंचा दिया जा रहा है, तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, गर्म होती जाएगी अंदर से। तो सेम उसी तरह से आप यहाँ पे कार को पृथ्वी से अगर कंपेयर करके देखेंगे तो सेम इसी में भी ये प्रोसेस होता है, क्योंकि ये उत्सर्जित तो कर रही है लेकिन आपकी जो एमिशन लेयर है ग्रीन हाउस गैसों की लेयर इसे वापस उस आपकी पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देती है, तो जिससे आपकी ये पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती है। अब देखिए आंकड़े बताते हैं 21 से तक यानी कि 2100 तक टेम्परेचर है वो आपका बढ़ सकता है 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एस्टिमेट बताते हैं आंकड़ों के अकॉर्डिंग इतना बढ़ सकता है। और पिछले 30 दशकों में यानी कि पिछले 30 सालों में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई दिया है लास्ट के पिछले 30 सालों में। तो देख सकते हो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको एस्टिमेशन से बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ड्रास्टिकली चेंजेस ला सकता है आपके पूरे इकोसिस्टम में। अगर 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया तो जितने भी आपके ग्लेशियर्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, जितने भी आपकी बर्फ है ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, उनकी वजह से आपका जो समुद्री जल स्तर है वो बढ़ेगा और हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो कहीं ना कहीं जलराशियों के पास में है, तो वहाँ पे सुनामी है आपकी, किसी न किसी तरह से आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे आपदा प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी। तो ये सब होने के बाद में आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैसें हैं उनका इंपॉर्टेंस और उनकी परसेंटेज कितनी होती है। तो हम यहाँ पे एक अनुपातिक उनका योगदान देखेंगे। देखिए सबसे ज्यादा जो अनुपात होता है वो CO2 का होता है। आपकी 60% तक CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना योगदान देती है। उसके बाद में आपकी 20% तक इंपॉर्टेंस होता है CH4 मीथेन, जिसे आप बोलते हो मार्स गैस, ठीक है। इसके बाद में 12% आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसे आप बोलते हो फ्रियोन, जिसका मेन यूज होता है ठंडा करने में, आपके जो रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है, ठीक है। 60% इसे यहां तक मानते हैं, 60% इतना होगा। बाकी का अब मानिए ये जो लेयर है ये 6% मान लीजिए और ये इसमें आप क्या आ जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड।
ये योगदान है आपका CO2 का, CH4 का, CFC और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपका हो गया 60%, ये 20%, ये 12% और ये 6%। ठीक है, ये 12 से 14 मान लीजिए आप इसे, तो ये आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 14% तक मान सकते हो आपसे। तो ये आपका गैसों का योगदान होता है। तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, ऑलवेज नीट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि CO2 का कितने % योगदान होता है, कौन सी ऐसी गैस है जिसका ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा योगदान होता है, तो वो CO2 होती है। ठीक है, CFC है, उसका यूज करते हैं फ्रीऑन में। ठीक है, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे USA है, वो सबसे ज्यादा ऐसी गैसों का, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करती है। और इन गैसों के इमिशंस को रोकने के लिए कई पर्यावरणिक सम्मेलन होते हैं, जिसमें एक लक्ष्य रखा जाता है कि इतने साल तक हम गैसों का जो उत्सर्जन है वो कम कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें आप इन्हें कैसे कम कर सकते हैं, तो देखिए आप जो बायोफ्यूल हैं, जो फॉसिल फ्यूल हैं, उन पे आप अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हो। ठीक है, और फॉरेस्टेशन है वो इंक्रीज कर सकते हो, वृक्षों को लगा के आप, और डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हो। जो वृक्षों का कटाव हो रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या के निवास के लिए, उसे आप रोक सकते हो। साथ में लोगों को सोशली अवेयर करने पे, सोशली फॉरेस्ट्री वे में आप उस लोगों को अवेयर कर सकते हो कि अगर आप मदर ऑफ द नेचर का कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ी के लिए, साथ में हमारे लिए भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट देगा। डेवलपमेंट है, उससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवा सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इन सारे संसाधनों का सही तरह से यूज कर पाए। ठीक है, अगर हम इनके नेगेटिव इफेक्ट देखें, एक तो आपकी जितने भी ग्लेशियर हैं बढ़ते हुए टेम्परेचर से वो आपके मेल्ट होंगे। मेल्ट होने से आपका जो सी वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, और उसकी इंक्रीज होने से जितने भी कंट्रीज हैं जो कि सी के आसपास होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो वहाँ पे डूब सकते हैं। और कई सारी जो नेचुरल ट्रेजेडी हैं वो यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आपकी जितनी भी आइस है वो भी मेल्ट हो सकती है। ठीक है, उसी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब इन्हीं के बीच में तो जितने भी कंट्रीज हैं, सातों कॉन्टिनेंट इन्हीं के बीच आते हैं। तो अगर ये यहाँ पे आइस मेल्ट हुई तो यहाँ पे आपके जलीय आपदाएं देखने को मिलेंगी ड्रास्टिकली, और हमारी जो मानव जाति है वो बहुत खतरे में पड़ सकती है। मानव जाति नहीं, साथ में ही जितनी भी हमारे साथ पैरेलल स्पीसीज हैं जिनका हमारे साथ में समान अधिकार है इस प्लानेट पे, उनके लिए भी ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट देती है। तो हमें चाहिए जितने भी इमिशंस होते हैं गैसों की उत्सर्जन को कम करें, उनकी डिपेंडेंसी पे हमें सोशल अवेयर करना चाहिए लोगों को, फॉरेस्टों को बढ़ावा देना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। ठीक है, तो हमें डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल वे में करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इससे ऑलवेज क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि बेसिक सा लग रहा है। यहाँ पे हमने देखा था तो जो सनलाइट आ रही थी उसका 1/4 भाग है वो गैसेस और क्लाउड्स के द्वारा अवशोषित किया जा रहा था, 1/4 भाग वहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा था, बचा हुआ आधा भाग आपकी पृथ्वी की सतह तक पहुँच रहा था। और ये पृथ्वी की सतह गर्म होकर आपकी पृथ्वी इंफ्रारेड के रूप में यहाँ से रेडिएशंस को उत्सर्जित कर रही थी, जिन्हें वापस से आपकी क्लाउड्स और गैसों के द्वारा, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा से वापस से पृथ्वी तक पहुंचाया जा रहा था, जिससे आपके पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है। कुछ गैसों का हमने देखा इंपॉर्टेंस, उनमें किन किन का उनका जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, वो हमने देखा, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका CO2 का होता है। तो ये था, हमने पूरा NCERT अप्रोच पे किया है। इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख सकते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, ऑलवेज रीट हो, नीट हो, यहाँ पर कोई सी भी नीट हो, हर किसी एग्जाम में ग्रीन हाउस इफेक्ट से पूछते हैं। हमारा कंसेप्चुअली थिंकिंग इससे बिल्डअप हो गई। चलिए गाइस, आगे हम और भी कई सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो थैंक्स।